वो चेहरे पर उदासी लिए खड़ी थी और उसकी भाभी उसे अजीब तरह से देख रही थी, मगर उसकी निगाहें अपने बाबा पर टिकी थी और वह इंतजार कर रही थी कि वो क्या बोलेंगे। हो गया तुम्हारा, अब यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम बकवास करोगे और मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा? मैं कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा, प्रोफेसर बाबूलाल ने सख्त लहजे में कहा। तो संध्या के चेहरे पर थोड़ी राहत आ गई। ये आपने ठीक नहीं किया। बड़े मान से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था, मगर आपने इनकार करके बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं शेखर आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, उस शख्स ने बदतमीजी से कहा। प्रोफेसर बाबूलाल ने गुस्से में कहा तो वो तमतमाता हुआ बाहर चला गया। मुझे लगता है बाबा, आपको हाँ बोल देनी चाहिए। अगर कोई पीछे आया आपकी बेटी के तो उसमें जरूर इसकी गलती होगी। उसने ही कोई इशारा किया होगा, उसकी भाभी सोनिया बोली। तो प्रोफेसर बाबूलाल ने अपने बेटे अमित को देखा जो चुपचाप खड़ा था। जब तक ये औरत तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी ना अमित, तब तक यही बहन पर जान छिड़कते थे। अगर कोई राह चलता इस पर आवाज कस देता तो उसकी जान लेने पर तुल जाते थे, मगर अफसोस आज अपनी बीवी के सामने तुम्हारे अंदर बोलने की हिम्मत भी नहीं है। मगर याद रखना, ये घर मेरा है और अगर इस घर में मेरी बेटी के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो मैं इस घर से उसे निकाल दूंगा। प्रोफेसर बाबूलाल ने संध्या को अपने पास करते हुए कहा। आप इस तरह बात नहीं कर सकते बाबा, सोनिया ने गुस्से में कहा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मेरी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अब मैं तुम्हारी बीवी से बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तुम इसे खुद समझाओ। और संध्या बेटा, आप आइए, आराम कीजिए, उन्होंने संध्या का सर सहलाते हुए कहा। संध्या चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई, मगर उसके अंदर बेचैनी ही बेचैनी थी। बेशक उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, मगर शेखर की धमकी से वो डर चुकी थी। वो इस गली का गुंडा था और कुछ भी कर सकता था। फिर एक हफ्ता सुकून से गुजरा और एक दिन वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसमें से शेखर निकला और उसके पास आकर उसे खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये, वो चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी और शेखर हंस पड़ा। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता रह जाएगा, मगर वो भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जिसका अंदाजा भी उसे नहीं होगा। जो इनकार किया था ना तेरे बाप ने, अब सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरसेगा, वो अकड़ कर बोला। संध्या ने उससे रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि शादी के लिए भी हामी भर दी, मगर वो शख्स पत्थर दिल बन चुका था। फिर उसने गाड़ी रेड लाइट एरिया की तरफ मोड़ दी। संध्या घबराई हुई चारों तरफ देखने लगी, फिर उसे गाड़ी से निकाल कर खींचता हुआ एक कोठे पर ले आया। लो कांताबाई, तेरे लिए आज एक तोहफा लाया हूँ, शेखर ने संध्या को जोर से धक्का देते हुए कहा। वो हाथ जोड़कर शेखर से वापस ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगी, मगर वह हंसता ही जा रहा था। फिर कांताबाई की दो औरतों ने उसे उठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। वो दरवाजा पीट पीट कर थक गई, मगर वहां किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब तक तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। रात को वो औरत फिर उसके पास आई। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, संध्या चीखते हुए बोली। मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं पैसे देखकर लालच में नहीं पड़ूंगी, संध्या हताश होकर चिल्लाई। मगर उसी समय उस औरत ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। संध्या के लबों से हल्की सी आवाज निकली, अभी तो माँ याद आई है ना, अगर एक और धक्का पड़ा तो नानी भी याद आ जाएगी। अब चुपचाप वहीं जाओ, वरना मुझे तुम्हें संभालने में देर नहीं लगेगी।
उसकी तेज नजरें संध्या पर पड़ी और संध्या के शरीर में सिरहन दौड़ गई। देखो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जो भी कहोगी उतने नहीं, डबल दे दूंगी। मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ। संध्या ने विनती करते हुए कहा, तुम जैसी भी हो अब बिल्कुल वैसी ही बनोगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसे अच्छे से तैयार करना, कल रात बहुत बड़ी महफिल है, उसी के हिसाब से इसे सजाओ। और सुन लो, अगर मेरे पास कोई शिकायत पहुंची तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। वह औरत गुस्से में चिल्लाई। जब एक और लड़की संध्या की तरफ बढ़ी, संध्या ने उसे धक्का दे दिया और वो सीधे टेबल के कोने से टकरा गई। तभी 5-6 औरतें अंदर आईं और उन्होंने थप्पड़ों से संध्या को डराया। समझती क्या हो तुम खुद को? बड़ी आई शरीफ और नेक बनने वाली, दोबारा ऐसी हरकत की तो गंभीर परिणाम भुगतोगी। उनमें से एक बोली, चलो कांताबाई, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसकी अकड़ तो कल रात निकालूंगी मैं। यह कहकर उसे बेड पर पटक कर सब बाहर चली गई। कांताबाई की हील की आवाज उसके दिमाग पर गूंज रही थी। सारी रात संध्या फर्श पर बैठकर रोती और खुद से सवाल करती रही, ऐसा क्या हुआ मुझसे कि मुझे इतनी सख्त सजा मिल रही है? मेरे बाबा का क्या होगा? वो तो कभी दुनिया के सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। उसके आंसू हथेलियों में छलकते रहे। सुबह तक वो फर्श पर पड़ी रही। कांताबाई ने कमरे से सब चीजें हटा दी जिससे संध्या खुद को नुकसान न पहुंचा सके। हर आधे घंटे पर कोई ना कोई लड़की आकर उसकी हालत देखती और भरोसा दिलाती कि सब ठीक है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़ी मुश्किल से संध्या उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जो नींद बाबा की 10-10 बार आवाज देने पर भी नहीं खुलती थी, अब उससे कोसों दूर थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार से सिर टिका लिया। आज रात कांताबाई की महफिल में तमाम अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल होने वाले थे। कांताबाई ने हर किसी को बुलाया था। क्या है यहाँ? बिन वजह मुंह उठाकर चले आते हो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ, अब और नहीं बैठ रहा। एक आदमी बोला। अरे क्यों, थोड़ी देर बैठ जा, फिर चलते हैं। सुरेश ने उसे पकड़कर वापस बिठा दिया। लोगों की भीड़ देखकर कांताबाई उठकर बाहर चली गई और तहखाने में बने कमरों की तरफ चली। उसने झटके से कमरे का दरवाजा खोला। संध्या का दिल धक्क से रह गया। चलो, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? उसने कांपते हुए कहा। तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होने जा रहा है। कांताबाई ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। मुझ पर रहम करो, मुझे कहीं मत ले जाओ, प्लीज छोड़ दो। संध्या रोती हुई बोली। मुंह बंद कर और खामोशी से चल, ज्यादा नाटक किया तो अकल ठिकाने लगा दूंगी। उसने गुस्से से कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। संध्या चिल्लाती रही मगर कांताबाई उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले आई। यार, कुछ खास नहीं है यहाँ, चलो निकले, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक आदमी बोला। क्यों, क्या हुआ? उसका साथी बोला। पता नहीं यार, घबराहट हो रही है। तू ऐसे कर रहा है जैसे पहली बार आया हो। थोड़ी देर और बैठ जा। सुरेश की बात सुनकर उसने पास रखी बोतल से पानी पिया, लेकिन अगला मंजर देखकर गला सूख गया। आज कांताबाई के कोठे पर वह लड़की लाई गई थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत और सम्मान की हिफाजत की थी। सबकी नजरें उसी पर थी। कांताबाई ने उसका बाजू कसकर पकड़ रखा था। तबले और ढोलकी की आवाज अचानक बंद हो गई। संध्या को बीच में खड़ा कर दिया गया। मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। सब लोग उसे घूर रहे थे। संध्या ने बेबस होकर जालिम औरत की तरफ देखा। ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू उसके गालों से गिरने लगे। कांताबाई ने उसकी बाजू पर जोर से उंगली गड़ा दी और बोली। शुरू करो। उसकी खिंची हुई आवाज गूंजी। 2 लाख, एक खरीदार ने बोला। 5 लाख, 7 लाख। लोग तेजी से उसकी कीमत लगाने लगे। इनमें ज्यादातर वही लोग थे जो बाहर दुनिया के सामने शरीफ और इज्जतदार कहलाते हैं, लेकिन असल में नकली थे। संध्या के जिस्म पर डर और शर्म की लपटें दौड़ गईं। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। नहीं, इस जिंदगी से बेहतर है मौत। मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, ये सब नहीं सह सकती। संध्या भीतर ही भीतर चीख रही थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कालीन पर गिर रहे थे। उसका सिर और भी नीचे झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग इस मासूम लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां
उंगलियां लगा रहे थे, मगर एक शख्स चुपचाप बैठा उसके कांपते हाथों पर गिरते आंसू देख रहा था। उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थी, उसके सर्कल में कई हसीन चेहरे थे, लेकिन सामने खड़ी यह लड़की कुछ अलग थी। वो सबसे अलग थी। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखा है यहाँ? ये तो बिना वजह का तमाशा है, उसने गुस्से में कहा। मगर सुरेश ने जब उसे लड़की को घूरते देखा तो बोला, अरे थोड़ा सब्र रख, बैठ जा, इतनी जल्दी क्या है? मगर उसने सुरेश की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 10 लाख, एक आवाज गूंजी। कांताबाई का चेहरा खिल उठा। संध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। 10 लाख 2 बार कांताबाई ने जोर से पुकारा। संध्या की सांसें अटक गईं। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, 50 लाख। पूरा मजमा सन्न रह गया। उसके दोस्त समेत सभी लोग हैरान रह गए। कांताबाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भी संध्या को घूर रहा था। तू पागल हो गया है क्या? 50 लाख में कोई लड़की खरीदेगा? अंकल को पता चला तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सुरेश सबसे पहले होश में आया, मगर उसकी बात अनसुनी कर दी गई। उसने चेकबुक निकाली और रकम लिखनी शुरू की। ओ भाई, कौन सी मुसीबत गले डाल रहा है? हम यहाँ मस्ती करने आए थे, ये सब क्यों कर रहा है? सुरेश बुदबुदाया, मगर वह रुका नहीं। चेक पर 50 लाख लिखकर उसने साइन कर दिए। यार, ठंडे दिमाग से सोच, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। अमर धीरे धीरे हैरानी से बाहर आया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अजीब सा शांत रहकर सीधा संध्या के सामने जा खड़ा हुआ। उसे पास आता देख कांताबाई की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने झटके से कांताबाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, सुरेश बड़बड़ाया। मैं इसे यहाँ इसलिए थोड़ी लाया था कि ये 50 लाख खर्च कर दे। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अमर भी परेशान था। अगर अंकल को पता चला तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसे रोक ले यार। मगर वह किसी की नहीं सुन रहा था। कांताबाई हतप्रभ होकर कभी चेक को देखती तो कभी उस लड़के को घूरती रही। आज तक किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई थी। उसने झुककर जमीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया और धीरे से संध्या के सिर पर डाल दिया। संध्या भी हैरान रह गई। तवायफ के कोठे पर खड़ी लड़की के सिर पर दुपट्टा डालने वाला यह पहला आदमी था। वहां आने वाले मर्दों में वह अकेला था जिसकी आंखों में उसे कोई गंदगी नजर नहीं आई। उसने आहिस्ता से संध्या का हाथ थामा और उसे लेकर कोठे की दहलीज पार कर गया। वो बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ घसीटती चली गई। सब लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे जाते देख रहे थे। यार प्लीज ऐसा मत कर, मेरी बात सुन ले। मैं भी कांताबाई से बात कर सकता था। अगर अंकल को भनक लगी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे इसलिए थोड़ी लाया था कि तू एक बार में सब कुछ दाव पर लगा दे। सुरेश दौड़ता हुआ उसके पीछे आया। मेरे रास्ते से हट जा। उसकी लाल आंखों से निकली ठंडी आवाज सुनकर सुरेश का कलेजा कांप गया और वह पीछे हट गया। उसने फ्रंट डोर खोला और संध्या को अंदर बैठने का इशारा किया। तभी संध्या एकदम होश में आई। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहते ही उसने झटके से उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया। वह ड्राइविंग कर रहा था, मगर उसके स्टीयरिंग पर कसी हुई पकड़ उसके अंदर उठ रहे तूफान को बयां कर रही थी। संध्या दरवाजे के पास सिमट कर बैठी रही। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? प्लीज छोड़ दो, मैं कोई खराब लड़की नहीं हूँ। मुझ पर तरस खाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, संध्या ने कांपते स्वर में कहा। उसने ड्राइविंग करते हुए एक नजर उस पर डाली। उसकी सख्त आंखों के बावजूद संध्या की हालत देखकर वह कुछ देर खामोश रहा। फिर पूरे रास्ते उसने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। गाड़ी एक खूबसूरत इलाके में बने फ्लैट के सामने रुकी। आओ मेरे साथ, उसने कहा। संध्या गाड़ी का दरवाजा थामे खड़ी रह गई। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कैसे भरोसा करती? आखिर वह भी तो एक मर्द था। उसे क्या पता यहाँ क्यों लाई गई है। दुनिया पर से उसका भरोसा पहले ही उठ चुका था। एक बात समझ क्यों नहीं रही हो? बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अंदर आओ, उसने सख्त लहजे में कहा। संध्या कांपते हुए दुपट्टा ठीक करके दरवाजे के अंदर आ गई। इस घर में खाने पीने की हर चीज है। अब
तुम्हें यहीं रहना है। मैं बाहर से दरवाजा लॉक कर रहा हूँ, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, गलती से भी इंटरकॉम मत उठाना, वरना अंजाम की जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। उसने एक के बाद एक बातें उसके सिर पर कह दी। क्या मतलब है आपका? कौन हो आप? क्यों मुझे यहाँ छोड़ रहे हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक दलदल से निकाल कर दूसरे में मत धकेलिए, संध्या ने डरते हुए कहा। उसने फ्लैट के चारों तरफ देखा, सब कुछ सजा सवरा था। फिर उसकी नजर सामने खड़े उस शख्स पर टिक गई। मेरा नाम अभिषेक है, अब तुम्हें यहीं रहना है। बाहर की दुनिया जैसी है वो तुम जान ही चुकी हो, इसीलिए जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा करो। यहाँ तुम सुरक्षित हो, घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे तो कोई यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। इतना कहकर अभिषेक ने दरवाजे की चैन खींची और बाहर से ताला लगाकर निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। संध्या दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसे वहाँ कैद हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। अब डर थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन तन्हाई और सन्नाटे की दहशत अब भी वैसी ही थी। वह दिन रात चुपचाप बैठी दीवारों को ताकती रहती। क्या सारी जिंदगी उसे ऐसे ही यहीं बितानी पड़ेगी? अभिषेक ने उसे यहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं ली कि वह जिंदा है या मर गई। मगर उसे क्या, वो मेरा क्या लगता है जो मुझे पूछने आएगा? संध्या सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती। बस जब हिम्मत जवाब दे जाती तो मजबूरी में किचन की तरफ चली जाती। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता कि आखिर कब तक उसकी जिंदगी ऐसे कैद में गुजरेगी। क्या क्या मुसीबतें घर वालों पर टूट रही होंगी? क्या वे उसे अब भी स्वीकार करेंगे? हाँ, इस पर उसे यकीन था कि उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये सब हरकत किसने की है। जब बाबा को सच पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी, ये सोचकर ही उसका दिल कांप जाता। उस शाम वह हॉल में सोफे पर बैठी ब्राउन शॉल ओढ़े गहरी सोच में डूबी थी। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। वह एकदम से उछल पड़ी। ये कौन आ गया? वो तो कह रहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, तो फिर ये दरवाजा कौन खोल रहा है? इससे पहले कि वह भागकर कमरे में छुपती, कोई बड़े ठाठ से दरवाजा खोलकर अंदर आया। संध्या ने उसे देखा तो वही जम गई। उसकी आंखों में पहले हैरानी फिर गुस्सा उतर आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। संध्या का पूरा बदन कांप उठा, जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? कौन लाया है तुम्हें? वो मैं। संध्या हकलाते हुए पीछे हट गई। जुबान नहीं है क्या मुंह में? कैसे आई यहाँ पर? वह और तेज आवाज में गरजा, मगर संध्या जवाब देने की जगह फूट फूट कर रोने लगी। बंद करो ये रोना, अभिषेक लाया है तुम्हें यहाँ, उसी के साथ आई हो? उसने गुस्से में पूछा और ऊंची आवाज में अभिषेक को गालियां देने लगा। कब से हो यहाँ पर? उसने फिर पूछा, मगर संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खौफ भरी आंखों से उस शख्स को देख रही थी जो गालियां बकते हुए किसी को फोन कर रहा था। हेलो डैडी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, कब तक आ रहे हैं आप? दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। अभी 10 मिनट के अंदर अपने अपार्टमेंट में पहुंचो। जी, क्या कहा आपने? उसकी टांगे कांप गईं। कान खराब हो गया है क्या? 10 मिनट में फ्लैट पर पहुंचो। मगर आप वहां कर क्या रहे हैं? उसने डरते डरते पूछा। आओ फिर बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो हाल देख लेना अपना। फोन कट गया। अभिषेक के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे ऑफिस की छत उसके सिर पर आ गिरी हो। वह बुरी तरह से घबरा गया। चाबी उठाते ही दरवाजे की तरफ लपका। ये क्या हो गया? वह बड़बड़ाता हुआ गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड से दौड़ाने लगा। 3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। गाड़ी से बचते लोग उसे गालियां दे रहे थे, मगर उसे होश कहाँ था। ओ शिट! ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट देखकर उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ पटका। डैडी कैसे पहुंच गए? अब क्या होगा? उसके दिमाग में एक झटके में चालाकी से प्लान बन गया। उसने तेजी से जतिन का नंबर मिलाया। चौथी बेल पर जतिन की आवाज आई। अगर तूने इसलिए फोन किया है कि मैं तेरे साथ लंच पर चलूं तो भूल जा, मैं बिजी हूँ। हर किसी के साथ मुंह उठाकर घूमना मेरी आदत नहीं। खबरदार, आइंदा फोन भी मत करना। मुंह बंद कर मोटे,
पहले मेरी बात सुन। अभी 10 मिनट बाद मैं तुझे कॉल करूंगा। उस वक्त डैडी मेरे सामने होंगे। तूने कहना है कि कुछ हफ्ते पहले मेरी शादी हुई थी, घर वालों को बताए बिना। तू इसमें गवाह था और तेरे घर वाले भी सब जानते हैं। ओए रुक, ये क्या बकवास है? कौन सी शादी, कौन सा गवाह? दिमाग खराब हो गया है तेरा? जतिन चीखा। बस वही करना जो कह रहा हूँ, बाद में सब समझाऊंगा। 10 मिनट बाद फोन करूंगा, स्पीकर ऑन होगा। कोई गड़बड़ मत करना वरना तू नहीं बचेगा। हाँ बेटा, तू बिगाड़ता जा सब कुछ, मैं पीछे पीछे संभालता रहूं और अब तेरे झूठ का गवाह भी बनूं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। जतिन बड़बड़ाया। चुप रहे, मैं पहुंच चुका हूँ। 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, प्लीज सब संभाल लेना, मरवाना मत मुझे, अभिषेक ने जल्दी जल्दी कहा और फोन काट दिया। गाड़ी रोककर वह सीधा फ्लैट की तरफ दौड़ा, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और अंदर चला गया। सामने बैठे अजीत खूंखार नजरों से संध्या की तरफ देख रहे थे। संध्या दूसरे सोफे के पास खड़ी थी, माथे पर पसीना पोंछते हुए अभिषेक उनकी तरफ बढ़ा। डैडी, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? मुझे कह दिया होता। उसके लहजे में डर साफ था। अजीत ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। कौन है ये? उन्होंने सोफे के सामने खड़ी संध्या को घूरते हुए पूछा। पापा, ये संध्या है, नाम नहीं पूछा मैंने, किस हैसियत से यहाँ मौजूद है? वो गुस्से में सोफे से उठ खड़े हुए। पापा, सी इज माई वाइफ। गले से उभरती गिल्टी उसकी आवाज में साफ नजर आई। संध्या ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। जस्ट शट अप। मैंने हर चीज कुछ दिन के लिए तुम्हारे हवाले कर दी थी। इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि तुम हर काम अपनी मनमानी से करने लगो। अजीत की आवाज पूरे घर में गूंज गई। जहां से इसे लाए हो वहीं छोड़ आओ। और तुम लड़की, मेरे बेटे को तो वैसे भी अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो। अजीत जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, अभिषेक फौरन उनके और संध्या के बीच आकर खड़ा हो गया। पापा, कहाँ जाना है इसे? यह मेरी बीवी है, मेरे ही घर में रहेगी। बकवास मत करो मेरे सामने। तुम्हारा क्या हाल है? किसी भी राह चलती लड़की को पकड़ लाओ और कह दो ये तुम्हारी बीवी है तो मैं यकीन कर लूं। पागल समझ रखा है मुझे। देखिए पापा, संध्या कुछ कहने ही लगी थी कि अभिषेक ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि दोबारा उसमें सर उठाने की हिम्मत नहीं रही। लड़की, तुमने सुना नहीं? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और फौरन निकलो यहाँ से। दोबारा इस तरफ मुंह भी मत करना वरना जानती नहीं हो तुम मुझे। जैसे ही अजीत दोबारा उसकी तरफ बढ़े, अभिषेक ने संध्या को बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। पापा, ये कहीं नहीं जाएगी। आपने जो कहना है मुझसे कहिए, इसे बीच में मत लाइए। बेटे की ढिठाई पर अजीत गुस्से से कांप उठे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं जतिन से आपकी बात करवा देता हूँ। यह जतिन बीच में कहां से आ गया? उसका यहाँ क्या काम? वह गवाह है हमारी शादी का, बल्कि उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी वहां। जतिन का नाम सुनकर अजीत का चेहरा और सख्त हो गया। अभिषेक ने जतिन को फोन मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। घंटी बज रही थी। 5वीं बेल पर उसने फोन उठाया। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अरे वाह, आज कैसे याद कर लिया हमें? शादी की सारी रस्में पूरी हुई, फिर तो जैसे तुम हमें भूल ही गए। माना अब तो शादीशुदा हो, कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास हमारे लिए? मगर थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए बंदे में। इतनी आसानी से तू मुझे भूल गया? नहीं यार, बस आजकल बिजी ज्यादा था। असल में तुझसे मिलने ही आना चाहता था। हरगिज भी नहीं। आंटी तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं, इसीलिए पहले आकर मेरा डबल खर्चा करवाने की जरूरत नहीं है। भाभी को साथ लेकर आना डिनर पर। ओके, हाँ ठीक है। अंकल को बता दिया क्या? मेरे ख्याल से जितना तू घमंडी है ना, तूने उन्हें अब तक कुछ नहीं बताया होगा। देख यार, तू उन्हें सारी बात क्लियर कर दे। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है। लव मैरिज करना कोई गुनाह थोड़ी है। फिर भाभी तो है ही इतनी अच्छी, अंकल कुछ नहीं कहेंगे तुझे। जतिन की नंबर 1 परफॉर्मेंस पर वह मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया। संध्या फटी फटी आंखों से कभी उसे और कभी उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रही थी। जहां कोई अक्ल से पैदल इंसान नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर चुका था। उसने तभी अजीत जी को देखा।
जिनका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। चल ठीक है, आंटी को बता देना, हम दोनों जरूर आएंगे। ओके, आज शाम ऑफिस का चक्कर लगाना, फिर बात करेंगे। यह कहकर लाइन काट दी अभिषेक ने। फोन बंद होते ही अजीत जी रास्ते में पड़ी टेबल को ठोकर मारते दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही उसने इत्मीनान की सांस ली और किचन की तरफ बढ़ गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर सीधे मुंह को लगा ली। पानी पीने के बाद जब थोड़ी राहत महसूस हुई तो उसका ध्यान सामने खड़ी लड़की की तरफ गया, जो अब भी बेवकूफों की तरह मुंह खोले उसे देख रही थी। बैठ जाओ इधर, अब खड़ी खड़ी क्या बेहोश हो जाओगी? आपने क्यों किया यह सब? क्या किया मैंने? आपने झूठ क्यों बोला अपने पापा से? तो और क्या करता? बता देता कि कहाँ से लाया था तुम्हें, क्या जवाब देता? क्यों हो तुम यहाँ? उसकी बात पर संध्या खामोश हो गई। मैं तुम्हें इस जगह किसी गलत नियत से हरगिज नहीं लाया था, मगर यह बात सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। अभी सिर्फ पापा को पता चला है, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। अब तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है। संध्या की सांसें सीने में अटक गईं। तो अब क्या होगा? आई कैन हैंडल दिस मैटर, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मतलब क्या करना है मुझे? उसने एक नज़र सोफे पर बैठी हालात से डरी सहमी लड़की को देखा। जो बात मैंने पापा को बताई उसे सच करना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो स्प्रिंग की तरह सोफे से उछल पड़ी। मगर ये कैसे हो सकता है? इस मसले का सिर्फ यही हल है मेरी नज़र में, मगर मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो ना में सिर हिला रही थी। मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। यह सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए ही कह रहा हूं। नहीं करना तो मत करो, यह तो मेरे लिए और भी अच्छा है। मैंने तो बेवजह पापा को अपने खिलाफ कर लिया। चलो उठो, छोड़कर आऊं तुम्हें वापस। कहाँ छोड़कर आना है मुझे? जहाँ से लाया था वहीं। चलो उठो, जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है। नहीं, हरगिज नहीं, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जा सकती, उसने फटकारते हुए कहा। अभिषेक ने गंभीर होकर जवाब दिया। तो आप क्या कर सकती हैं? बताइए। शादी आप मुझसे कर नहीं सकती, वापस आप जाना नहीं चाहती, यहाँ बगैर किसी रिश्ते के मैं आपको नहीं रख सकता। तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? देखो, मैं आपको और देर तक यहाँ नहीं रख सकता। धीरे धीरे मेरे दोस्तों के बीच ये बात फैल जाएगी और फिलहाल मैं कोई स्कैंडल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तो पापा चले गए हैं, मगर उनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कुछ देर बाद वो दोबारा यहाँ आ जाए। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि आप कोई फैसला लें। आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, आप मुझसे शादी कर लें, तब आप यहीं रहेंगी, मेरी जिम्मेदारी होंगी, आपके हर अच्छे बुरे का जिम्मेदार मैं होऊंगा। और दूसरा, मैं आपको वापस वहीं छोड़ दूं जहां से आपको लाया था, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप फिर उसी दलदल में पहुंच जाएं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि हर बार कोई अभिषेक आकर आपको बचा ले। वहां जाने की हालत में क्या होगा ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। फिर भी मैं आप पर कोई फैसला थोपना नहीं चाहता। आखिरी फैसला आप ही का होगा। जो आपको ठीक लगे वही बताइए। आपके पास 5 मिनट हैं, जल्दी से फैसला कीजिए। मैं यहीं बैठा हूँ। अभिषेक आराम से टांग पर टांग रखकर सोफे की बैक से टिक गया और अब बस उसके जवाब का इंतजार करने लगा। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारी राहें बंद करके अब फैसला उसी के हाथों में थमा दिया था। वो आंखों में बेइंतहा भरोसा लिए उसे देख रही थी। तभी अभिषेक के मोबाइल पर बीप हुई। जतिन का मैसेज आया कि अगर काम नहीं बना तो दोबारा फोन कर लेना। 2-4 और डायलॉग मेरे दिमाग में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि अंकल को तेरी शादी की फिक्र पड़ जाएगी। जतिन का मैसेज पढ़कर अभिषेक हंसी रोक नहीं सका। उसने रिप्लाई किया, आई लव यू सो मच, और फोन साइड में रख दिया। आप मुझे ऐसे देखने के बजाय हर पहलू पर गौर कीजिए। 5 मिनट में से 2 मिनट
मिनट तो गुजर चुके हैं। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा कि आपने दूसरा रास्ता चुन लिया है। उसकी बात सुनकर संध्या को होश आया। नहीं नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। जो शख्स मेरी खातिर अपने पापा के सामने खड़ा हो सकता है वो मुझे इस दुनिया की बेड़ियों से भी बचा सकता है। आपने ठीक कहा, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई आकर मुझे बचाए। अगर मुझे खुद को बचाने का आखिरी मौका मिल रहा है तो मैं इसे कभी गंवाऊंगी नहीं। घर में जा नहीं सकती अभी, क्योंकि इतने दिनों से मैं घर से गायब हूँ तो कई तरीके की बातें बन चुकी होंगी और मेरा जाना मेरे बाबा के लिए बदनामी का कारण ही बनेगा। और हो सकता है वह आदमी फिर से मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। मगर उसके मन में सवाल उठ रहा था, बाबा क्या वे मुझे शादी के बाद स्वीकार करेंगे? यही सोचकर वह झिझक गई। लेकिन अगला ख्याल आते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये आखिरी मौका है, वरना फिर से खरीदार आएंगे, फिर से बोलियां लगेंगी। ये सोचते ही उसकी रूह कांप गई। उन तकलीफों की याद आते ही आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब दोबारा किसी आजमाइश का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। उसने सोचा, ये शख्स जैसा भी होगा कम से कम मुझे रहने के लिए एक छत तो देगा। सर पर आसमान और पांव के नीचे जमीन का मतलब अब संध्या अच्छे से समझ चुकी थी। 5 के बजाय 8 मिनट हो चुके थे। इसका मतलब साफ था कि उसने दूसरा ऑप्शन कबूल कर लिया। अभिषेक ने गंभीर आवाज में कहा, तो चलिए छोड़ आऊं आपको, मैं शादी के लिए तैयार हूं। उसने खुद को सुनते ही महसूस किया कि उसकी आवाज किसी गहरी खाई से निकल रही थी। अभिषेक ने सर सोफे की बैक से टिकाकर आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि संध्या मरकर भी दूसरा ऑप्शन नहीं चुनेगी। इसी वजह से उसने पहला ऑप्शन बहुत फायदे वाला और दूसरा ऑप्शन डबल नुकसान वाला रखा था। आप कमरे में जाइए, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ, उसने कहा। संध्या जैसे रोबोट की तरह उठकर कमरे में चली गई। सारी हिम्मत जैसे मर चुकी थी। संध्या के जाने के बाद अभिषेक ने जतिन को फोन किया। फोन उठाते ही जतिन बोला, यार अभिषेक, अगर तू कहे तो मैं अंकल से बात करूं। अब ये कोई छुपा छुपा मामला नहीं रहेगा। चुनाव नजदीक है, विरोधी तरह तरह की बातें उछालेंगे। अंकल को चाहिए कि भाभी को बहू स्वीकार करें, वरना दुश्मनों को भनक भी लगी तो अंकल की कुर्सी जाएगी। मेरा ख्याल है कि पहले ही तुम्हारा रिसेप्शन करके सबको बता देना चाहिए। अभिषेक ने हंसते हुए बीच में रोका। बस कर दे जतिन, बस कर दे, चले गए हैं डैड, उसने फिर कहा। तो पहले बताता ना, मैं तो अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए 150 डायलॉग सोचकर बैठा हूँ। वैसे भी अंकल को सबसे ज्यादा अजीज कुर्सी है। जो काम करवाना होता है उन्हीं दिनों में करवाया जाता है। मशवरे का शुक्रिया। अब जरा खुल के मामला पता कर और मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले ऐसा कर, एक वकील और चंद गवाहों का इंतजाम कर। सिर्फ आधे घंटे के अंदर जल्दी से सबको फ्लैट में लेकर आ। आई एम वेटिंग। जतिन बोला, ओ भाई, तेरा दिमाग घूमने गया है क्या? ब्रेक पर पांव रख ले। पहले नकली शादी, असली शादी तू बताता क्यों नहीं? मसला क्या है तेरा? अभिषेक ने कहा, तुम आओगे तो ही बताऊंगा। फिलहाल सबको लेकर पहुंच और सिर्फ भरोसा दिलाना। और हाँ, रिया को भी साथ ले आना, आंटी को भनक भी ना पड़े। जतिन ने माना। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ये बारात कहाँ लेकर जानी है? अभिषेक ने जवाब दिया, कौन सी बारात? यहाँ शादी मेरे फ्लैट में ही होगी। जतिन चौंका। क्या मतलब? तुरंत अभिषेक हंसते हुए बोला, ओए अभिषेक, आज तू मेरे दिल के चारों खाने से उतर गया है। जतिन ने कहा, शट अप, जितना कहा है बस उतना कर। आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचो, शादी के पेपर बनवा कर। आधा नहीं यार, 1 घंटा लग जाएगा मुझे। नहीं नहीं, सिर्फ आधा घंटा। पापा फिलहाल गए हुए हैं, उनके दोबारा आने से पहले मैं यह सब फिक्स करना चाहता हूँ। ना बेटा ना, आधा घंटा तो मुझे गवाह इकट्ठा करने में लग जाएगा। बाकी आधे घंटे में तो मुझे पेपर बनवाने होंगे और फिर मिठाई भी लेनी है। तू खुद यहाँ पर मर, मेरे लिए वही बात है।
ओ भाई, किस शादी में मिठाई के बिना काम चला है? कम से कम मैं तो सूखा मुंह गवाह बन ही नहीं सकता। मेरे पास जो गवाह है ना, जब तक दो दो मिठाइयाँ हाथ में ना दी जाएं, वो किसी हालत में गवाही नहीं देंगे। इसीलिए अभी से सोच ले। तो तुझे किसने कहा है कि तू अपने जैसे इकट्ठा करके ले आ? देख, इस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। इससे पहले कि पापा वापस आ जाएं, मुझे ये सब हल करना है। तो अगर नहीं आ सकता तो बता दे, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। अभिषेक की सख्त आवाज सुनते ही जतिन फौरन लाइन पर आ गया। अच्छा अच्छा, सीरियस मत हो, आ रहा हूँ मैं, बल्कि निकल ही पड़ा हूँ। मिठाई वाला बेचारा तो पीछे रह गया। इससे पहले कि जतिन की बकबक फिर शुरू होती, अभिषेक ने फोन काट दिया। संध्या शादी के लिए तैयार थी, मगर शायद वो दुनिया की पहली दुल्हन थी जिसने कई दिन पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो गुमसुम अपने सूने सूने हाथों को देखते हुए अपने बाबा के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में वकील और गवाह और जतिन आ गए और शादी पूरी हो चुकी थी। शादी के बाद संध्या कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। हैंडल पर धीरे धीरे हाथ रखकर उसने दरवाजा खोला। अभिषेक को देखते ही संध्या बेड से खड़ी हुई। वह चलता हुआ उसके पास आया और संध्या का सिर झुक गया। उसकी नजरें सामने खड़े काले जूतों पर टिकी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी और यूं अचानक हो जाएगा। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत जरूरी था। जो भी हो, शायद ऐसे ही होना लिखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पापा यहाँ आ जाएंगे, तो इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं कभी आपको इस जगह पर वापस नहीं भेज सकता। इतना नीच नहीं हूँ कि जिस नर्क से आपको निकाल कर लाया था वहाँ दोबारा छोड़ आऊं। अगर आपको यहाँ लाने के बाद मैंने कोई खबर नहीं ली, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपसे बेपरवाह हो गया था। मैंने जानबूझकर कोई संपर्क नहीं रखा ताकि आप कुछ और ना समझें। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। किसी से डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपको पसंद करने लगा था, इसीलिए आपसे शादी करना चाहता था। जहाँ तक मैंने आपको समझा था, आप किसी को पसंद नहीं करती थी और इतने दिन आप घर से बाहर रही हैं, और ये बात लड़कियों की इज्जत के लिए हमारे समाज में बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिर आपकी शादी जल्दी कहीं और होती भी नहीं, तो मैंने सोचा कि आप किसी न किसी से तो शादी करेंगी ही, तो फिर मुझसे ही कर लें। मैं आपको इज्जत, सम्मान और प्यार से रखूंगा। उसने एक फोन उसकी तरफ बढ़ाया। ये फोन रख लीजिए अपने पास, इसमें मेरा नंबर सेव है। कोई भी परेशानी हो तो फौरन कॉल करना। ठीक है, संध्या ने चुपचाप सिर हिलाया। चलो दरवाजा अंदर से लॉक कर लो, मुझे अभी ऑफिस जाना है। पापा या कोई और भी आ जाए तो दरवाजा मत खोलना, मैं शाम को आऊंगा, ओके? इतना कहकर वो जल्दी से निकल गया। उसके जाते ही संध्या कमरे में आई और आधे कदम भी ना चल पाई कि वहीं गिर गई। वो बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद शब्द गले में ही अटक जाते। इस वक्त जुबान बिल्कुल गूंगी हो जाती है, फिर दिल का गुबार सिर्फ आंसुओं के जरिए ही निकलता है। उधर सारा दिन अभिषेक को जतिन के धमकी भरे मैसेज आते रहे। अजीत जी ने भी ऑफिस का रुख नहीं किया, तो सारा काम अभिषेक को ही निपटाना पड़ा। सारी फाइलें और कैश बैंक में रखवाकर उसने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ ली। आज संध्या को वही हफ्ते पहले पहने कपड़े देखकर बेइंतहा शर्मिंदगी हुई, इसीलिए उसने उसके लिए कपड़े, जूते, बैग, परफ्यूम, ब्रश और भी बहुत कुछ खरीद कर ले आया। लेडीज शॉपिंग का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, इसीलिए जो समझ में आया वही ले आया। सॉरी, मुझे पहले ख्याल नहीं आया। चेक कर लेना, जो चीज मिसिंग हो बता देना। संध्या ने बस चुपचाप सिर हिलाकर हामी भरी। हफ्ते भर से संध्या यहाँ थी, तब किसी ने उसका ख्याल नहीं किया था, लेकिन अब शादी के चंद घंटों बाद ही अभिषेक उसकी हर जरूरत का ध्यान रख रहा था। मर्द हर
हर औरत की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ उसी की परवाह करता है जिसे प्यार करता है। वो बेड पर पड़े शॉपिंग बैग्स को देखकर सोच रही थी। सिर्फ उसे नॉर्मल करने के लिए अभिषेक रात देर तक बैठा उससे बातें करता रहा, मगर संध्या ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस हाँ या ना में सिर हिलाती रही। फिर भी वो ऐसे ही बातें करता रहा जैसे बरसों की पहचान हो। संध्या, मुझे पता है ये सारी सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप हालात को स्वीकार करेंगी उतना ही ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। आगे अगर मेरे घर से कोई भी आए तो ऐसे डरी सहमी मत रहना। पहले की बात और थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। खुद को पहचानो। अब आप वो नहीं रही जो पहले थी। इन छोटे छोटे लफ्जों में उसने उसे बहुत बड़ा सहारा दिया। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। पापा इंतजार कर रहे होंगे, उसने घड़ी देखते हुए कहा, जहां सुइयां 12 से आगे जा चुकी थीं। आप जा रहे हैं? शादी से लेकर अब तक ये संध्या का पहला वाक्य था। ये 4 घंटे अभिषेक ही अकेले बोलता रहा था। वह मुस्कुराया। अगर आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ओके, तो टेक केयर। दवा की टैबलेट ले लेना। मैं जतिन की बहन रिया से कहूँगा, वो कल आपके पास आ जाएगी। उसे पता था इस वक्त संध्या को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ उसी की है, मगर वो रुक भी जाता तो अजीज साहब सुबह तक जरूर आकर उसका हस्र बिगाड़ देते। इसीलिए ना चाहते हुए भी अभिषेक ने उसे बाय कहा और निकल गया। अगले दिन रिया के पहुँच जाने पर उसका मन कुछ हल्का हुआ। नए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने और फिर उन पर काम शुरू कराने में अभिषेक अगले 3 दिन बहुत बिजी रहा। अजीज साहब भी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट गए थे। चौथे दिन रात को उसे फ्लैट जाने का ख्याल आया। सड़कें अभी भी गाड़ियों की आवाजाही से भरी थीं। फ्लैट पहुंचकर उसने संध्या को कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, संध्या ने जवाब दिया। पिछले दिनों से वह आज काफी बेहतर लग रही थी। शायद रिया की कंपनी का असर था। कुछ देर बाद वह पानी का गिलास लेकर आई। अभिषेक ने मोबाइल से नजरें हटाकर हैरानी से गिलास को देखा और फिर मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। उसके जीवन के पहले 15 साल माँ के साथ बीते थे, पर उसने कभी माँ या पापा को ऑफिस से लौटने पर पानी देते नहीं देखा था। उनके लिए ये सब बेकार की बातें थी। अभिषेक का यह सोचने का तरीका था कि मर्द जब घर पर आए तो औरत उसकी सेवा करे। ऐसा जरूरी नहीं। वह मानता था कि कोई भी व्यक्ति, पति या पत्नी, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चाय पियोगे? संध्या की आवाज में झिझक थी। नहीं, मन नहीं है मेरा, तुम पी लो। गिलास लौटाते हुए वह कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद जब संध्या चाय लेकर लौटी तो कमरा खाली था, मगर टेरेस का दरवाजा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे टेरेस पर गई। थैंक्स, चाय बन गई, वरना मुझे लगा था कि आज रात पूरी किचन में ही गुजार दोगी। नहीं, मैं तो बस किचन साफ कर रही थी, संध्या ने झेपते हुए कहा। अभिषेक रेलिंग पर हाथ टिकाए सड़क की ओर देख रहा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज यहीं रहना है क्या? संध्या ने धीरे से पूछा। अगर तुम कहोगी तो चला जाता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ओर देखा। ये घर तुम्हारा है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें कहने वाली? सारे हक तो मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं, पर अब तक ये नहीं पता चला कि तुम कौन हो। अभिषेक ने हंसते हुए उसके हाथ से कप ले लिया। मैं तुम्हें और चाय लाती हूँ। क्यों? ये जूठा है मेरा। पत्नी का जूठा पीना पाप तो नहीं होता ना, उसने मजाक में कहा। उसकी बात सुनकर संध्या सकपका गई और नजरें फेर लीं। अब खामोशी से बैठी रहोगी क्या? कुछ बात करो मुझसे। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में बाबा हैं, भैया भाभी हैं, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। और क्या करती थी तुम? मैं पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। उसकी आवाज में उदासी की झलक रही थी। अच्छा है, अभिषेक ने कहा। तुम बोर नहीं होती? मैं इन दिनों बहुत बिजी था, तुम्हें टाइम नहीं दे सका। रिया को बुलवा लिया करो, उसके साथ बाहर घूम आना। बाहर जाने की बात सुनकर संध्या के चेहरे पर डर उतर आया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना चाहती। क्यों? बस दिल नहीं करता। ठीक है, कप दो मुझे।
उसने कप देते हुए कहा। संध्या चुपचाप खाली कप पकड़कर किचन में चली गई। कप धोकर वहीं खड़ी रह गई। उसका किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा था। फ्लैट में कुल 3 कमरे थे, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और तीसरा कमरा लॉक था। कोई और काम ना होने पर संध्या वापस कमरे में आ गई। अभिषेक बेड पर बैठा था, सामने लैपटॉप खुला था और वह कुछ टाइप कर रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो हर काम तुम बहुत धीरे धीरे करने लगी हो। आज मेरे आने पर इतनी स्लो क्यों हो गई? अब ये मत कहना कि फिर से किचन साफ कर रही थी। उसकी बात सुनकर संध्या शर्म से मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गई। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। तभी संध्या हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। अभिषेक ने एक पल के लिए स्क्रीन से नजरें हटाई और कहा, हाँ बोलो। संध्या बेचैनी से बार बार हाथ मसल रही थी, शब्द जैसे उसके होंठों तक आते ही अटक जाते। अभिषेक ने लैपटॉप बंद किया और उठकर उसके पास सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी कोहनी सोफे की बैक पर टिकाई और पूरे ध्यान से संध्या की ओर देखा। फिर अभिषेक ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या तो उसके पास बैठते ही घबराकर कांपने लगी थी। देखो संध्या, अभिषेक ने बहुत शांत लहजे में कहा, हमारे बीच अब इतना गहरा रिश्ता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कबूल करना आसान नहीं है, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन सच ये है कि हमारी शादी जैसी परिस्थितियों में हुई है उसमें अचानक सब कुछ अपनाना मुश्किल होता है। पर इसके अलावा हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। तुम मुझे खुले मन से अपनी बात बताओ। अगर डर और खौफ को दिल में रखोगी तो और मुश्किल होगी। जब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ तो मुझे भी तुमसे वही रिस्पॉन्स चाहिए। संध्या सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। अभिषेक ने फिर धीरे से कहा, अब बताओ कहना क्या चाहती हो? संध्या की आवाज धीमी थी। मैं अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ। तो कर लो ना, अभिषेक ने तुरंत जवाब दिया। किसने रोका है? फोन तो है तुम्हारे पास। उसने खुद ही साइड टेबल से मोबाइल उठाया और संध्या को पकड़ा दिया। कर लूं? सच में? संध्या ने डरी हुई नजरों से उसे देखा। हाँ बिल्कुल करो, अभिषेक ने आश्वासन दिया। कांपते हाथों से संध्या ने बाबा का नंबर मिलाया। कितने दिनों बाद आज वह अपने बाबा की आवाज सुनने वाली थी। इस सोच से उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन मोबाइल से आवाज आई, आपका मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। संध्या हैरान रह गई। उसने जल्दी से दोबारा नंबर डायल किया, फिर वही जवाब आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो बाबा का ही नंबर है। वह घबरा कर बोली, क्या हुआ? अभिषेक ने पूछा। ये कह रहे हैं कि नंबर किसी इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ये बाबा का नंबर ही है। मुझे अच्छे से याद है। किसी और का नंबर मिलाकर देखो, अभिषेक ने कहा। संध्या ने तुरंत भैया अमित का नंबर डायल किया। मोबाइल से आवाज आई, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उसने 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब आया। संध्या का चेहरा और ज्यादा उतर गया। ये क्यों हो रहा है? सबके नंबर बंद पड़े हैं। बाबा का तो कह रहा है इस्तेमाल में ही नहीं है। अब उसका डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। सबके नंबर ही बंद थे। संध्या परेशान होकर अभिषेक की तरफ देखने लगी। अभिषेक एक पल में सारी बात समझ गया। उसने उसे तसल्ली दी, हो सकता है सब सो गए हों, सुबह फिर से ट्राई करेंगे। संध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अभिषेक ने हल्के से पूछा, संध्या अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल करूं, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? उसका सवाल सुनकर संध्या का दिल जोर से धड़क उठा। क्या वह सब सच बता दे? लेकिन छुपाना भी अब मुमकिन नहीं था। वह रोते रोते सब कुछ बताने लगी। अपनी माँ की मौत से लेकर उसके साथ हुई तकलीफों तक वह दर्द भरी दास्तान उसने एक एक लफ्ज के साथ सुना दी। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे।
अभिषेक सुनता रहा और सोचकर कांप उठा कि अगर वह उस दिन वहां ना पहुंचता तो संध्या का क्या होता। संध्या फूट फूट कर बोली, आखिर क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं बेकसूर थी, फिर भी हर किसी की नजरों में गुनहगार बन गई। किस किस को गवाही दूं मैं अपने चरित्र की? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बाप पर क्या बीतेगी। काश मैं मर ही जाती, कम से कम अपने पिता के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सबब तो ना बनती। उसकी आवाज में घुला दर्द दिल को चीर देने वाला था। अभिषेक ने बेख्याली में अपने बाजू फैला दिए और उसे अपने पास खींचकर गले से लगा लिया। संध्या उसके कंधे पर सर रखकर हिचकियों के साथ रोती चली गई। अभिषेक चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो इस दर्द को कम कर सकें। बस उसका साथ ही एकमात्र सहारा था। कुछ देर बाद संध्या ने धीमे स्वर में कहा, आप कहते हैं ना कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। मैं देख चुकी हूँ दुनिया का असली रूप। मुझे मालूम है कि अगर मैं फिर बाहर निकली तो कोई ना कोई शिकारी जाल फैलाए बैठा होगा। मैं एक बार इस नर्क से निकल आई हूँ, अब दोबारा सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम सब भूल जाओ। ये कोई मामूली तकलीफ नहीं है जिसे मिनटों में भुलाया जा सके, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरा साथ तुम्हें हर दुख भुलाने में मजबूर कर देगा। अब तुम अभिषेक की पत्नी हो, अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें गलत नजर से देख सके। तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अभिषेक की दृढ़ आवाज सुनकर संध्या के आंसू थम गए। उसकी पलकों पर नमी ठहर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो एक बिकी हुई औरत हूँ। अभिषेक ने दर्द से आंखें बंद कर ली। क्यों दिया आपने 50 लाख मेरे बदले? क्यों मुझसे शादी कर ली जबकि आप मुझे जानते भी नहीं थे? आपको पता था कि मुझे जिस जगह से लाया गया है वहाँ शरीफ लोग नजर उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते। ये समाज मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। फिर क्यों आपने ये सब किया? अभिषेक ने गहरी सांस लेकर कहा, 50 लाख तुमसे ज्यादा अजीज नहीं थे। मैं खुद नहीं जानता कि मैंने क्यों किया। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द मैं सहन नहीं कर पाया। ये सब एक अनजाने जज्बात में हो गया। शायद हमारी मुलाकात ऐसे ही तय थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ये सच मान चुका हूँ कि अब तुम संध्या अभिषेक हो। समाज में तुम्हें इज्जत दिलाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाकी लोग कुछ भी कहें वो मेरे लिए बेमानी है। अभिषेक ने संध्या से कहा, आइंदा अपने लिए ऐसा कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करोगी जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तकलीफ दें। संध्या धुंधली आंखों से उसके आगे फैले हाथ को देख रही थी। वह हाथ झटकना मुमकिन ही नहीं था जिसने लोगों के सामने उसका सम्मान बचाया था और उसे दरिंदों के चंगुल से सुरक्षित निकाल लाया था। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अभिषेक ने उसकी पलकों पर ठहरे आंसू पोंछ दिए। संध्या धीरे से बोली कि एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ। अभिषेक ने कहा, तुम जो चाहो वो पूछ सकती हो। संध्या बोली कि क्या आप उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ से आप मुझे लेकर आए थे? अभिषेक उसकी बात को सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसने नजरें झुका ली और संध्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, संध्या तुम मेरा यकीन करो, मैं वहाँ हर रोज नहीं जाता हूँ। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा जिद करते थे तो मजबूरी में मुझे जाना पड़ता था। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं और मेरे दोस्त वहाँ सिर्फ महफिलों को देखने के लिए जाते थे। हमने वहाँ उसके अलावा किसी भी लड़की का कोई भी फायदा नहीं उठाया। और जिस दिन तुम मुझे वहाँ मिली उस दिन के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं गया। मैंने साफ साफ अपने दोस्तों को इनकार कर दिया कि अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो फिर मैं तुम लोगों से दोस्ती तोड़ दूंगा। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। संध्या बोली कि मैं आपकी आंखों में आपकी सच्चाई देख सकती हूँ और जिस तरीके का व्यवहार आपने मेरे साथ किया है वह इस बात की गवाही है कि आप गलत इंसान नहीं हैं। कभी कभी गलत संगतों की वजह से लोग गलत जगहों पर पहुँच जाते हैं, यह मैं समझती हूँ। अच्छा छोड़ो अब यह बातें, अपने पेरेंट्स का एड्रेस दो मुझे, मैं वहाँ का पता लगा लूँगा। संध्या ने जल्दी से
कहा, आप जाएंगे वहाँ? मुझे भी साथ लेकर जाएंगे ना? पहले मुझे वहाँ की स्थिति पता करने दो, उसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो जरूर तुम्हें ले जाऊंगा। संध्या ने सिर झुकाकर हामी भरी। चलो अब आराम से सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, वरना फिर से पापा की डांट सुननी पड़ेगी। संध्या बोली, आप अपना काम कर लो, मैं यहीं ठीक हूँ। उसकी बात पर अभिषेक हल्के से मुस्कुराया। इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, अपनी जगह जाकर लेटो, मैं यहाँ बैठकर भी अपना काम सुकून से कर सकता हूँ। उसने उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी और उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद ही संध्या गहरी नींद में डूब गई। हादसे के बाद से पहली बार उसके चेहरे पर इतना सुकून था। अपने सारे दुख दर्द किसी के साथ बांट देने के बाद उसका दिल हल्का हो गया था। अभिषेक ने एक नज़र उसके शांत चेहरे पर डाली। उसके मन में गुस्सा था उस शख्स के लिए जिसकी वजह से यह मासूम लड़की इतना दर्द सह चुकी थी। अगले दिन सुबह वह उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर ऑफिस चला गया। वहां से उसने अपने एक आदमी को संध्या के बताए पते पर भेजा, मगर घर पर ताला लटका था। मोहल्ले वालों से पता चला कि प्रोफेसर बाबूलाल को 15 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था और वह अब तक अस्पताल में है। शाम को फुर्सत मिलते ही अभिषेक उस सरकारी अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन से जानकारी लेकर जब वह वार्ड तक पहुंचा तो वार्ड बॉय ने बेड नंबर बताया। वहां जाकर देखा तो प्रोफेसर बाबूलाल बेहोशी में थे और उनके पास एक लड़का बैठा था। अभिषेक पास जाकर बोला, अमित कैसे हो? वह चौंक कर उसे देखने लगा और बोला, जी आप कौन? मैं आपको पहचाना नहीं। अभी वक्त आने पर मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा। अभिषेक ने शांत लहजे में कहा, फिलहाल मुझे बताइए कि प्रोफेसर जी की तबीयत कैसी है? जी पहले से काफ़ी बेहतर है और अभी फिलहाल हाई बाईपास ऑपरेशन करवाने की तैयारी चल रही है। जब डॉक्टर का टाइम मिलेगा तभी ऑपरेशन होगा और बाकी सब ठीक है, अमित ने विस्तार से जवाब दिया। अभिषेक ने हल्के से सिर हिलाया। वह वहीं बैठा उनकी फाइलें चेक कर ही रहा था कि प्रोफेसर बाबूलाल ने साइड से आंखें खोली। कैसी तबीयत है बाबा आपकी? अमित ने झुकते हुए पूछा। संध्या नहीं आई, उन्होंने कपकपाते हुए लहजे में पूछा और एक आंसू उनकी आंख से निकलकर कनपटी पर गिर गया। नहीं बाबा, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं संध्या को आपके पास ले आऊंगा, अमित ने तसल्ली दी। आपकी बेटी सुरक्षित है बाबा और मैं उसे कल ही आपके पास ले आऊंगा, अभिषेक ने एकदम से कहा। अमित ने बेझिझक उसकी ओर देखा। अब प्रोफेसर बाबूलाल के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखी। कहाँ है मेरी बेटी? उठने की कोशिश करते हुए बोले, मगर इतने में ही थकान से रुक गए। अमित जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। वो मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है, मैं आपका दामाद और संध्या का पति हूँ, उसने धीरे से कहा। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि किसी मर्द के ही मामले में है और घर से बाहर थी। एक औरत की कड़क आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा और समझ गया कि वह संध्या की भाभी थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, प्रोफेसर बाबूलाल ने खांसते हुए कहा। जी बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संध्या गलत नहीं है। दरअसल वह बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुकी थी और मैंने उसे वहां से निकालकर अपने घर में रखा। इसके लिए मुझे शादी करनी पड़ी और बाकी की कहानी वह खुद बताएगी। उनका हाथ थामते ही चेहरे पर खुशी झलक गई। कुछ देर बैठने के बाद वह घर वापस आया तो उसके पिता अजीत जी वहीं बैठे हुए थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। जिस दिन से वह फ्लैट से गए थे पिता पुत्र के बीच कोई बात नहीं हुई थी, मगर आज शायद बात करने का मौका था। कब तक यह सब चलता रहेगा? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। व्हाट डैड, जतिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम वह लड़की कहाँ से लाए हो और अब मुझसे झूठ मत बोलो, अजीत जी ने कड़वे लहजे में कहा। अभिषेक गहरी सांस लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। वह हैरान रह गए। आमतौर पर वह उनके इतना करीब नहीं रहता था, उल्टा हर बात में उनके खिलाफ जाता था, मगर आज उसका रवैया अजीब था। कई दिनों से उन्होंने देखा था कि अभिषेक काफी बदल गया है और ऑफिस की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान
ध्यान देने लगा है, यहाँ तक कि उसकी उल्टी सीधी आदतें भी खत्म हो गई हैं। एक बात मानेंगे क्या? मेरी खातिर उसे स्वीकार करेंगे? अभिषेक ने नरम लहजे में पूछा। हरगिज नहीं, अजीत जी ने तुरंत कहा। मैं उसके बिना अधूरा हूँ और जी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर भी क्या आप नहीं मानेंगे? अभी तक वह नरम लहजे में ही बोल रहा था। वो लड़की मेरे खानदान के काबिल नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अजीत जी गुस्से में बोले। मैं जानता हूँ कि आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसे मैं रेड लाइट एरिया से लाया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वह वहाँ हमेशा से नहीं थी। बहुत शरीफ इंसान की बेटी है, बहुत नेक। आप जानते हैं ना प्रोफेसर बाबूलाल को, जो आपके दोस्त हुआ करते थे, मगर माँ की वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि माँ को पसंद नहीं था कि आप किसी मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखें। रोज की लड़ाई से बचने के लिए आपने रिश्ता तोड़ दिया। अभिषेक ने सब कुछ संध्या पर बीते हालात बताते हुए कहा तो अजीत जी शॉक्ड रह गए। ओह नो, तुम मुझे प्रोफेसर बाबूलाल के बारे में बताओ, मैं भी जाकर मिलना चाहता हूँ। उनकी आंखों में बेताबी साफ झलक रही थी। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, कल आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि संध्या को मैं उनके पास छोड़ने वाला हूँ, और आप प्लीज रिश्ते की बात बता दीजिएगा। उसने धीरे से उनके कान के पास यह कहा, और अजीत जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर फक्र है, तुम मेरी शान हो। उन्होंने काफी अरसे बाद ये अल्फाज बोलते हुए उसे गले लगाया। अगले दिन वह संध्या और अजीत जी के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां सब लोग जमा थे। प्रोफेसर बाबूलाल ने अपनी लाडली को सीने से लगाए तड़प तड़प कर रोते हुए देखा, और सबकी आंखें नम हो गईं, केवल संध्या की भाभी को छोड़कर। वो औरत अब ईर्ष्या से जल रही थी। जब संध्या ने सबको पूरी बात बताई तो अमित और प्रोफेसर बाबूलाल का गुस्सा देखकर कोई नहीं रोक पाता था। मैं उस शख्स पर केस करूंगा, प्रोफेसर बाबूलाल ने गुस्से में कहा। अभिषेक ने गंभीर लहजे में कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और संध्या मेरी बीवी है, यह मेरा फर्ज भी है। पहले इस केस पर मैं फैसला लूंगा, और वह शख्स बहुत जल्द जेल में होगा। अभिषेक ने उनका हाथ थामते हुए बड़े लहजे में कहा। फिर अजीत जी बोले, बाबू अब तुमसे मैं अपनी अमानत भी वापस लेने आया हूँ। दोस्ती हमारी दोबारा से शुरू हुई है, और अब साथ रिश्ता भी है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने बेटे की धूमधाम से बारात लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। याद है ना, बचपन में हम जिगरी थे, और अब अपने बच्चों की शादी भी आपस में करवाएंगे। प्रोफेसर जी ने चुपचाप उन्हें देखा, और भाभी जी झिझकते हुए बोले, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। जब अभिषेक 15 साल का था तब उसने तलाक ले लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत मिडिल क्लास सोच रखता हूँ। अजीत जी ने हल्के अंदाज में कहा। बहुत अफसोस हुआ यह सुनकर। प्रोफेसर बाबूलाल ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, अरे नहीं यार, अफसोस की क्या बात है। 16 साल उस औरत के साथ जीना हराम कर रखा था। बहुत खुश हूँ उसके जाने के बाद, अजीत जी ने अब नटखट अंदाज में कहा, और अभिषेक ने अपने डैड को बड़े खुशी भरे अंदाज में देखा, जो लंबे अरसे के बाद अपने दोस्त से मिलकर खुश थे। दोनों दोस्तों ने कितनी देर बातें की, और अभिषेक संध्या को देखता रहा, जो उसकी नजरों से शर्मा रही थी। रात को वो वापस आए। हर रोज अजीत जी बाबूलाल जी से मिलने ऑफिस से ही चले जाते। 2 हफ्ते के बाद जब प्रोफेसर बाबूलाल जी को छुट्टी मिली तो संध्या की शादी की डेट फिक्स कर दी। उसी दिन शेखर को पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनकाउंटर में मारा गया। अब न्याय हुआ, क्योंकि उसने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। जब संध्या को यह सुबह पता चला तो उसने जैसे खुलकर सांस ली, वरना डर उसकी जिंदगी पर पहरा डाले हुए था। अभिषेक इस वक्त कॉफी का मग थामे टेरेस पर खड़ा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था, और फिर उसने संध्या का नंबर मिलाकर मोबाइल कान पर लगाया। दूसरी तरफ उसकी मध्यम आवाज सुनकर दिल को सुकून मिला। कैसा लग रहा है यह सोचकर कि कुछ दिन के बाद तुम मेरे पास होगी? अभिषेक ने गंभीर लहजे में पूछा। दूसरी तरफ संध्या शर्म से सुर्ख हो गई। बताइए ना मेरी संध्या, उसने कहा। बहुत अच्छा, संध्या धीमी आवाज में बोली, और अभिषेक मुस्कुराया।
फिर वह काफी देर तक उससे बातें करता रहा, मगर संध्या शर्म और झिझक के साथ जवाब दे रही थी। फिर उनकी मेहंदी के फंक्शन का दिन आया। उसके बाबा और भाई खुश थे, उसकी भाभी तो जलकर मर रही थी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन उसे तैयार करने पहुंची। फिर बड़ी बड़ी 3 गाड़ियां उन्हें लेने आईं। जब वे अजीत हाउस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। सब लोग इतना आलीशान घर देखकर हैरान थे। केवल प्रोफेसर बाबूलाल को छोड़कर वह वहां बने लॉन में बैठे थे। अभिषेक सबसे मिलने के बाद संध्या के पास आया। बहुत हसीन लग रही हो आप, उसने कहा। संध्या ब्लश करती हुई सर झुका गई। ऐसे शर्माती हो तो और भी हसीन लगती हो। इस बार उसने उसके कान के पास धीरे से लबों से कहा। संध्या उसकी बेबाकी पर थोड़ी झिझक गई, लेकिन अभिषेक ने उसका हाथ थामकर स्टेज पर ले आया और उस दौरान एक पल के लिए भी हाथ नहीं छोड़ा। बाबा, क्या मैं आपकी बेटी को थोड़ी देर के लिए स्विमिंग पूल एरिया में ले जा सकता हूँ? उसने प्रोफेसर बाबूलाल से पूछा। अरे भाई, तुम्हारी है, जहाँ मर्जी ले जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक ने उसका हाथ थामकर वहां से निकलकर स्विमिंग पूल एरिया में ले आया। वहां अंधेरा था। उसने रिमोट से बटन दबाया और पूरा एरिया रोशनियों से जगमगा उठा। सामने वाले एरिया में हार्ट शेप में आई लव यू माई संध्या लिखा हुआ था। संध्या उसकी मोहब्बत पर जैसे हवाओं में उड़ रही थी। फिर उसने रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया। डांस करोगी? अभिषेक ने पूछा। मुझे नहीं आता, संध्या ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ा। फिर अभिषेक ने उसे हाथ से घुमाया और स्विमिंग पूल में उतार दिया। संध्या ने सर झुकाकर उसके कंधे में मुंह छुपाया। प्लीज अभिषेक, मैं भीग जाऊंगी, मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीद चुका हूँ, उनमें से कोई पहन लेना, उसने गंभीर लहजे में कहा। फिर स्विमिंग पूल के बीच में आकर उसे छोड़ते हुए उसके गले में हाथ डालकर डांस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। किसी के खांसने पर वो होश में आए तो देखा कि अजीत हाउस की खास नौकरानी हंसते हुए आंखों के आगे हाथ रख के खड़ी थी। काकी बोली, वो दरअसल बिटिया को बुला रहे हैं, उनको घर जाना है और कल तो आपके पास ही वह आ रही हैं। अभिषेक ने बालों में हाथ चलाते हुए संध्या को उठाकर बाहर लाए और जमीन पर खड़ा किया। चलो आओ, मैं आपको कपड़े देता हूँ, आप चेंज कर लीजिए, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। काकी, आप सबसे कह दीजिए कि हमारी दोस्ती में थोड़ी मस्ती हो गई है, हम स्विमिंग पूल में गिर गए थे, अब चेंज करके आते हैं। काकी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गईं। कुछ देर बाद संध्या चेंज करके बाहर आई और ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। यह रात बहुत लंबी थी, लेकिन उसके दिल में खुशी की हलचल थी। अगले दिन का इंतजार था। अगली सुबह शादी का दिन आया और वह समय भी आ गया जब अभिषेक दूल्हा बनकर बारात लेकर उसकी दहलीज पर पहुंचा। अभिषेक बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। संध्या घूंघट ओढ़े स्टेज के पास आई। उसने हाथ बढ़ाया और संध्या ने अपने नाजुक कांपते हाथ उसे सौंपे। वह पसीने से तर था, लेकिन दोनों की नजर बस एक दूसरे में खो गई। अभिषेक मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर बैठ गया। उसने संध्या का घूंघट धीरे से उठाया। कुछ घंटों बाद शादी का फंक्शन खत्म हुआ और सुबह वह संध्या को विदा करके अजीत हाउस ले आया। अजीत जी ने नौकरों के जरिए उसका बड़ा भव्य स्वागत किया। फिर एक नौकरानी उसे कमरे तक छोड़कर आई। संध्या पलके झुकाए उस मेहरबान का इंतजार कर रही थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह सोच रही थी कि अगर उस रात अभिषेक उसे नहीं अपनाता तो आज वह कहाँ होती। अभिषेक की मोहब्बत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा थी और वह जानती थी कि अपनी पूरी जिंदगी भी वह उसके एहसान का पूरा बदला नहीं चुका पाएगी। खटपट की आवाज सुनकर वह होश में आई। अपनी आंखों के किनारे को साफ किया और देखा अभिषेक अंदर आ रहा था। वह उसके पास आकर बैठ गया, उसके हाथ थामे और चेहरे को अपने करीब खींच लिया। रो क्यों रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। संध्या ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। झूठ क्यों बोल रही हो? उसने उसकी पलकों से झरे आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। बस उस खौफनाक रात के बारे में सोचती हूँ तो डर लग जाता है और अब
भी याद आती है तो दिल भर जाता है। आप उस दिन मेरी जिंदगी बनकर आए और मुझे बर्बादी के रास्ते से निकालकर आबाद कर दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। संध्या भीगे हुए लबों में बोली। अभिषेक ने अपनी स्नेह भरी नजरों से उसे देखा। आगे से उस रात के बारे में कभी मत सोचना। समझो कि तुम सिर्फ ख्वाब देख रही थी और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत प्यारी प्यारी यादें बनाएंगे। तुम्हें पता है, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मेरी बीवी मेरी महबूबा हो और मुझसे मोहब्बत करे। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई और तुम वैसी ही रहोगी ना? अभिषेक उम्मीद भरे लहजे में बोला। संध्या हल्की सी मुस्कुराई। उसके चोरी छुपे भाव ने अभिषेक के दिल को छू लिया। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी पूरी दुनिया, और आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, संध्या जज्बातों भरे लहजे में बोली। अभिषेक उसे गले लगाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अपने में समेट लिया। दो अजनबी आज अपनी सारी थकान उतारते हुए हमेशा के लिए एक बन चुके थे। बाहर हसीन रात और कड़कती बिजली उनकी चाहत को और बढ़ा रही थी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मन से सही है और वह सही और गलत का फर्क समझता है तो वह चाहे किसी भी माहौल में हो, किसी भी जगह पर हो या किसी भी लोगों के साथ हो, वह सही ही रहता है। इसीलिए बेहतर समाज के लिए बेहतर परवरिश बहुत जरूरी है। अपने परिवार के लोगों को अच्छी सीख दें, उन्हें दूसरों की इज्जत करना सिखाएं ताकि हमारा समाज बेहतर बने और हमारे समाज में बेहतर लोग आएं। एक पुरुष को ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ अगर कोई महिला हो तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करे, डर या असुरक्षा का एहसास ना हो। हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। लोगों को इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।